नमस्कार, विशेष सांकेतिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी वीना सिंह। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए लोकतंत्र विरोधी बयान पर संसद में लगातार 5वें दिन भी हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सदन में आकर बिना शर्त माफी मांगे राहुल गांधी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश विरोधी टूलकिट का बताया स्थायी हिस्सा। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी छापों पर राजनीति कर रहे राजनीतिक दलों को लिया आड़े हाथ। शराब घोटाले के आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की हिरासत 5 दिन के लिए और बढ़ाई गई। ईडी ने कोर्ट से 7 दिन रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में श्रीलंकाई वास्तुकार जेफरी बावा की प्रदर्शनी का उद्घाटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, श्रीलंका हमारी साझी विरासत और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा। कहा, भारत के लिए बहुत स्वाभाविक है श्रीलंका की मदद करना। वाराणसी में संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। सदस्य देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को मिलेगी मंजूरी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, इससे एससीओ देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मिलेगी मजबूती। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पीएलआई के तहत इस्पात मंत्रालय ने 27 कंपनियों के साथ 57 समझौते पर किए हस्ताक्षर। देश के स्टील सेक्टर में 30,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। तकरीबन 55,000 रोजगार के नए अवसरों का होगा सृजन। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएलआई स्कीम को बताया आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा का महत्वपूर्ण अंग। भारत के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ने रखा 189 रन का लक्ष्य। भारत की तरफ से शमी और सिराज ने लिए 3-3 विकेट। जवाब में भारत को लगा शुरुआती झटका। और बैडमिंटन में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद सेमीफाइनल में पहुंची। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के 5वें दिन आज लोकसभा में हंगामा जारी रहा। सत्ता पक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर माफी मांगने पर अड़ा रहा। भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए और सदन के बीचों बीच पहुंच गए। वहीं विपक्ष के सांसद भी अपने मुद्दों पर हंगामा करते हुए सदन के बीच पहुंचे। इसे देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई को भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के द्वारा की गई नारेबाजी के कारण सदन बाधित हुआ। विपक्ष ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए 11 नोटिस दिए थे। सभापति ने सभी नोटिस को खारिज कर दिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विदेश में दिए गए बयान पर बिना शर्त माफी मांगनी होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नियमों से ही सदन चलता है। उन्होंने कहा कि यह समझने के लिए राहुल गांधी को सदन में रहना जरूरी है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को देश की संप्रभुता पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े नेता ने आज तक विदेश जाकर
सरकार के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान नहीं किया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। वहीं राहुल गांधी देशद्रोहियों के हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि नई नवेली पार्टी से लेकर पुरानी पार्टी तक ये सारे मौसेरे भाई आपस में मिलकर अपने अपने परिवारों को बचाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली को शराब में डुबोने वाले लोग अब बचने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर सत्येंद्र जैन की उपस्थिति में आबकारी नीति में बदलाव किए गए। हमेशा बदलाव और सत्य की राजनीति करने का दावा करने वाले लोगों का सच आज जनता के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष के इतने कम अंतराल में पूरे भारत की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के चाल, चरित्र, चिंतन और चेहरे में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया होगा जितना नई राजनीति के स्वयंभू उद्घोषक बनकर आई पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने अपने मूल्यों में परिवर्तन दिखाया है। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता मनीष सिसोदिया की कस्टडी पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड का आदेश सुनाया है। अब सिसोदिया को 22 मार्च की दोपहर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने कोर्ट में कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है। अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी ने कोर्ट में बताया कि मनीष सिसोदिया ने सीसीटीवी की निगरानी में उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी 2 लोगों को 18 और 19 तारीख को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके कुछ दिन बाद जेल में ही ईडी ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी जमानत याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्क 5F फॉर्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से फॉरेन विजन के अनुरूप देश में कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कपड़ा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, करोड़ों का निवेश आकर्षित करेगा और लाखों नौकरियां सृजित करेगा। यह मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड पर का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बड़ी संख्या में मटुआ महामेला देखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने दया एवं सेवा का मार्ग दिखाने के लिए श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी को नमन किया। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि मटुआ महामेला 2023 एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो मटुआ समुदाय की जीवंत संस्कृति को दर्शाता है। मैं लोगों से अधिक संख्या में इस मेले को देखने का आग्रह करूंगा। मानवता हमेशा दया और सेवा का मार्ग दिखाने के लिए श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर का ऋणी रहेगी मानवता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि केरल के सामाजिक ढांचे का हर पहलू इतिहास के विभिन्न कालखंडों में महिला सशक्तिकरण का उज्जवल आदर्श पेश करता है। राष्ट्रपति की केरल की पहली यात्रा के हिस्से के रूप में तिरुवनंतपुरम में पहुंची राष्ट्रपति ने यहां की सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केरल का लैंगिक अनुपात
देश के अन्य राज्यों की तुलना में श्रेष्ठ है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कुदम्बाश्री अभियान का 25 वर्षीय वृत्तांत रचना का शुभारंभ किया। यह वृत्तांत केरल की महिलाओं की समकालीन कहानी को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि कुदम्बाश्री अभियान विश्व में महिलाओं के स्व सहायता समूह का सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक बन चुका है। राष्ट्रपति ने जनजातीय नागरिकों के विकास के लिए उन्नति योजना का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के समग्र विकास और विश्व में इसकी छवि सुधारने में केरल वासियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि केरल में महिलाओं की साक्षरता सहित उच्चतम साक्षरता दर है। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के मानदंड और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में केरल का देश में श्रेष्ठ स्थान है। इससे पहले राष्ट्रपति ने आज कोल्लम में माता अमृतानंदमयी मठ का दौरा किया। राज्य के दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति मुर्मू केरल के गवर्नर द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भागीदारी करेंगी। कल राष्ट्रपति कन्याकुमारी जाएंगी और इसके बाद लक्षद्वीप के लिए रवाना होंगी। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा का महत्वपूर्ण अंग है। स्टील सेक्टर के लिए नवंबर 2020 में पीएलआई स्कीम की शुरुआत की गई। इंडस्ट्री ने साथ मिलकर इस योजना में भाग लेने की इच्छा शक्ति जाहिर की। उसके आधार पर आज 27 कंपनियों ने 57 समझौतों पर ज्ञापन, जो समझौते के ज्ञापन होते हैं, उन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके आधार पर करीब 30,000 करोड़ रुपए का नया निवेश स्पेशल स्टील सेक्टर में भारत में होगा और करीब 55,000 नए रोजगार के अवसर का निर्माण भारत में होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में भूमि संवाद 4 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से भूमि अधिग्रहण जैसे कार्यों में पारदर्शिता आएगी। अब इस योजना से केवल 321 जिले जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने जिलों में बैंकों, राजस्व को और रजिस्ट्री को तकनीक से जोड़ा है। हमारी योजना है कि देश में अन्य राज्यों में इस पर तेजी से काम किया जाए। आरएसएस के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत ने आज पवित्र ग्रंथ सामवेद की हिंदी एवं उर्दू में अनुवादित सचित्र पुस्तक का अनावरण किया। यह पुस्तक जाने माने फिल्म लेखक और निर्देशक डॉक्टर इकबाल दुर्रानी द्वारा अनुवादित की गई है। किताब के अनावरण पर उन्होंने कहा कि हमारे वेद न केवल भारत में बल्कि दुनिया में प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय आज से वाराणसी में 2 दिवसीय संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस बैठक के दौरान एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को अपनाया जाएगा। काशी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में भारत शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष है। इससे पहले 14 मार्च को भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के दूसरे पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक काशी में आयोजित की गई थी। पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की दूसरी बैठक में पर्यटन में सहयोग के विकास पर शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों की सरकारों के बीच समझौते को लागू करने के लिए संयुक्त कार्य योजना पर चर्चा हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि इस बैठक से एससीओ देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले 2-1 सालों में भारत पर्यटन के लिए एक हब के तौर पर सामने आएगा। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए डीडी न्यूज। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम।
डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आर्थिक मंदी से जूझ रहे पाकिस्तान को चीन के बैंक ने 50 करोड़ डॉलर का कर्ज देने की बात कही है। लोन मिलने के बाद पाकिस्तान पर 1.7 बिलियन कमर्शियल लोन होने का, इसके बाद ये लोन बचेगा पाकिस्तान के ऊपर। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के अधिकारी आईएमएफ के साथ एक कर्मचारी स्तरीय समझौते की ओर बढ़ने से पहले मित्रदाता देशों और बहुपक्षीय लेनदारों से 100% आश्वासन के लिए भटक रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान वित्त विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को पुष्टि की है कि एक और 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वाणिज्यिक ऋण और चीनी बैंक से मिलने जा रहा है। आर्थिक संकट की वजह से दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए यह खबर थोड़ी राहत भरी है। बैंक ने भरोसा दिया है कि वह अगले कुछ दिनों के भीतर पाक को रीफाइनेंस लोन देगा। पाकिस्तान में पुलिस ने कल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद समेत कई आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पंजाब पुलिस की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में इमरान खान पर जमान पार्क में मौजूद अपनी पार्टी के 2500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिसकर्मियों पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक पीटीआई समर्थकों ने पुलिस वाहनों को आग लगा दी, पुलिसकर्मियों और रेंजर्स पर पेट्रोल बम फेंके, जिसके कारण कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। इमरान के खिलाफ देश भर में 83 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें उन पर जनता को भड़काने, महिला जज की अवमानना और आधिकारिक काम में बाधा डालने से लेकर हत्या के लिए उकसाने, आतंकवाद, देशद्रोह और ईस्ट निंदा तक के कई आरोप शामिल हैं। फ्रांस सरकार के संसद में मतदान के बिना पेंशन सुधार लागू करने के फैसले के बाद पेरिस में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। रिटायरमेंट की आयु 62 से बढ़ाकर 64 साल करने के विरोध में प्लेस द ला कॉनकॉर्ड पर भी भीड़ जमा हो गई। सरकार की इस योजना से 2 महीने तक राजनीतिक बहस वहां पर चल रही है। आखिरकार प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने संविधान के अनुच्छेद 49(3) का हवाला देते हुए सरकार को सदन में मतदान से बचने की अनुमति दे दी। सांसदों के इस विवादास्पद बिल पर मतदान करने से कुछ मिनट पहले ऐसा निर्णय लिया गया, क्योंकि सदन में बहुमत पाने की कोई गारंटी नहीं थी। इस कदम से विपक्षी नेताओं में गुस्सा है। कई लोगों ने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया, ला मार्शलाइज गया और संसद में विरोध के संकेत प्रदर्शित किए। ध्रुव दक्षिणपंथी विपक्षी नेता मारिन ले पेन ने कहा है कि राष्ट्रपति मैक्रों को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जल्द ही उनके खिलाफ लाया जाएगा। अमेरिका में तीसरे बैंक को डूबने से बचाने के लिए 11 बैंकों का समूह आगे आया है। फर्स्ट रिपब्लिक द्वारा इस अपने प्रतियोगी द्वारा बचाया जाने वाला नवीनतम बैंक बन गया है। 11 उधारदाता बैंकों के एक समूह का कहना है कि अब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को जमा और पूंजी के तौर पर 30 अरब डॉलर की सहायता देंगे, जिसके तहत बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन चेज और वेल्स फार्गो 5 बिलियन डॉलर जमा करेंगे। वहीं गोल्डमैन सैच और मॉर्गन स्टैनली 2.5 बिलियन डॉलर जमा करेंगे। अतिरिक्त 5 अरब डॉलर 5 अन्य बैंकों की ओर से दिए जाएंगे। अमेरिकी वित्त मंत्री फेड चेयरमैन ने बैंकों के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बड़े बैंकों के एक समूह द्वारा यह समर्थन बहुत स्वागत के योग्य है। उधर अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 220 क्रूज मिसाइल बिक्री करने की मंजूरी दे दी है। यह सौदा 895 मिलियन डॉलर का है। इस प्रस्तावित बिक्री को अभी भी कांग्रेस की अनुमति की जरूरत है। इस बिक्री में
टॉमाहॉक मिसाइल और तकनीकी सपोर्ट शामिल है। मीडिया खबरों के अनुसार इस मिसाइल का इस्तेमाल वर्जीनिया वर्ग की पनडुब्बियों में किया जाएगा। ऑकस रक्षा संधि के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया इन मिसाइलों को अमेरिका से हासिल करेगा। ऑकस समझौते का अनावरण सैन डिएगो में किया गया। यह समझौता ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका का एक दूरगामी रक्षा गठबंधन है। इस गठबंधन के जरिए तीनों देश इस क्षेत्र में चीन के सैन्य विस्तार से निपटने में सक्षम हो पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने कहा है कि ये मिसाइलें ऑस्ट्रेलिया की सेना को महत्वपूर्ण ताकत प्रदान करेंगी। चीनी मालिकाना हक वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक की सुरक्षा को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। टिकटॉक प्रतिबंध पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कराइन जीन पियरे ने कहा कि हमने चीन द्वारा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के संभावित उपयोग पर चिंता व्यक्त की है। यह ऐप अमेरिका की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस ऐप को लेकर राष्ट्रपति भी चिंतित हैं, इसलिए हमने कांग्रेस को कार्रवाई करने के लिए कहा है। इससे पहले अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो के निदेशक क्रिस रे ने भी टिकटॉक को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि इस वीडियो शेयरिंग टिकटॉक ऐप का नियंत्रण चीन सरकार के हाथों में है, जिसके मूल्य हमारे जैसे नहीं है। उधर न्यूजीलैंड साइबर सुरक्षा के मद्देनजर संसद से जुड़े उपकरणों पर वीडियो साझा करने वाले ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाएगा। टिकटॉक पर सीमित पाबंदी लगाने वाला न्यूजीलैंड नया देश बन जाएगा। पूरी दुनिया में चीनी सरकार द्वारा उपयोगकर्ताओं के स्थान तक पहुंचने और टिकटॉक की चीनी मूल कंपनी बाइटडांस के माध्यम से डेटा से संपर्क करने की क्षमता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसे देखते हुए कई देश टिकटॉक पर किसी न किसी तरह की पाबंदी लगा रहे हैं। न्यूजीलैंड में मार्च के अंत तक टिकटॉक को संसद के नेटवर्क तक पहुंचने वाली सभी उपकरणों पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ब्रिटेन ने कल सरकारी फोन पर ऐप को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। अमेरिका में सरकारी एजेंसियों के पास आधिकारिक उपकरणों से टिकटॉक को हटाने के लिए मार्च के अंत तक का समय मौजूद है, उन्हें समय मिला हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल ने दोनों देशों के नेताओं के बीच तथाकथित शटल कूटनीति को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। एक दशक से अधिक समय में ऐसी पारस्परिक यात्राएं नहीं हुई थीं। किशिदा और यून ने टोक्यो में इस शिखर बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। किशिदा ने इस योजना की तारीफ की, जिसे दक्षिण कोरियाई सरकार ने इस महीने की शुरुआत में युद्धकालीन श्रम मुद्दे को निपटाने के लिए घोषित किया था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का मानना है कि योजना से दोनों देशों के अच्छे संबंध बहाल करने में काफी मदद मिलेगी। किशिदा ने निपटान योजना तैयार करने में अपने मजबूत नेतृत्व के लिए यून को धन्यवाद दिया। किशिदा ने कहा कि उनका मानना है कि फाउंडेशन यह मांग नहीं करेगा कि जापानी कंपनियां बाद में इसका भुगतान करें। किशिदा ने कहा कि उन्होंने यून से कहा है कि उनकी सरकार 1998 की द्विपक्षीय घोषणा को बनाए रखेगी, जिसमें एक नई भविष्य की साझेदारी का आह्वान किया गया था। ऐतिहासिक मुद्दों पर पूर्व जापानी सरकारों की स्थिति संभालने की बात इस घोषणा में की गई थी। किशिदा ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि दक्षिण कोरियाई पक्ष योजना को लागू करेगा और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंकाई वास्तुकार जेफ्रे बाबा की प्रदर्शनी का आज दिल्ली में उद्घाटन किया। उद्घाटन करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यह प्रदर्शनी दोनों देशों के बीच संबंधों को और बढ़ावा देगी। भारत की मदद से निर्मित जाफना संस्कृति केंद्र एक भारत और श्रीलंका के दोनों संबंधों का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाल के सालों में भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग में काफी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ हमने हमारे सांस्कृतिक संबंधों को भी काफी आगे बढ़ाया है। जयशंकर ने यह भी कहा कि मुश्किल समय में आपके सच्चे दोस्तों का आपके साथ खड़े रहना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात खेल की।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज मुंबई में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 189 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में भारत की शुरुआत खराब रही। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4 विकेट खोकर 53 रन बना लिए। माफ कीजिएगा, भारत ने 1 विकेट खोकर 54 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और ट्रेविस हेड 5 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। स्टीव स्मिथ 22 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने। वहीं दूसरे छोर पर मिशेल मार्श ने अपना अर्धशतक पूरा किया। मार्श को 81 के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने आउट किया। मानस लाशुबेम्बी, कुलदीप यादव और जोश इंग्लिश को मोहम्मद शमी ने पेविलियन की राह दिखाई। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 33.4 ओवर में 188 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की तरफ से शमी और सिराज ने 3-3 विकेट हासिल किए। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला युगल वर्ग में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की ल्यू वैनमई और लियो जुआन की जोड़ी से हुआ। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-14 से जीता। वहीं दूसरे गेम में चीन की जोड़ी ने 21-18 से जीत दर्ज की। वहीं तीसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने 21-12 से जीत दर्ज की और इस तरह से मुकाबला जीत लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।